नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। वे जो भी फैसले लेते हैं इतिहास बन जाते हैं। जहां दुनिया की सोच खत्म होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है। दुनिया उनकी एक एक बात को ध्यान से सुनती है। वे जो सपने दिखाते हैं उन्हें पूरा करना भी जानते हैं। उन्होंने भारत के भाल पर लगा 500 साल का कलंक मिटा दिया। सालों से बेगाने धरती के स्वर्ग को सही मायनों में अपना बनाने का साहस दिखाया। पहाड़ों पर उनकी तपस्या सबको बेहद ही भाती है। लोग उन्हें सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक कहते हैं, जिन्होंने गौरवशाली भारत की पहचान लौटाई है। पूरे विश्व को हिंदुस्तान की दमदार तस्वीर दिखाई है। ट्रेन में चाय बेची, हिमालय की गुफाओं में साधना की, वडनगर से निकलकर के आखिर कैसे वे सियासत के आसमान का सितारा बन गए। चलिए देखते हैं व्यक्ति विशेष में आज कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नापाक घात पर करारा प्रतिघात। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। एलएसी पर ड्रैगन को दिखाई औकात। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। भ्रष्टाचार पर प्रहार, बदलाव की शुरुआत। आम लोगों की चिंता, युवाओं की बात। देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवक नमन करता है। सनातन संस्कार, तकनीक की उड़ान। लौट आई गौरवशाली भारत की पहचान। जिनकी बातों का अमेरिका भी लोहा मानता है, जिसके रुख का पुतिन को भी रहता है इंतजार। ड्रैगन की हर चाल का जिसके पास तोड़ है, जो दुनिया के मंच पर बोलता है और उसका एक अर्थ होता है। जिसने दुनिया को नए हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराया है, जिसके नाम से आतंक के आकाओं के पसीने छूट जाते हैं। जिसने विश्व के कोने कोने तक आर्यावर्त की धर्म ध्वजा फहराने का संकल्प लिया है। पाताल से आसमान तक हिंदुस्तान को नई उड़ान दी है। जिसने बताया कि नियत सच्ची और नीति सही हो तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। तभी तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का स्वप्न साकार हो रहा है। तभी तो सही मायनों में धरती का जन्नत आज फल फूल रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यही वो नाम है जिस पर आज हर भारतीय को गर्व है। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। जो देश के हर युवा को बनाना चाहता है कुशल, जिसे भ्रष्टाचार से नफरत है। तभी तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो रही है
ताबड़तोड़ कार्रवाई, जिसका संकल्प है न खाएंगे न खाने देंगे, जिसने सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह का नया मंत्र दिया, जिसके सपनों में हिंदुस्तान है, जिसका मां भारती से वादा है, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जी हां, नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नाम जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द का नामो निशान तक नहीं है। दृढ़ संकल्प के साथ कर्तव्य पथ पर निरंतर गतिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही नीति और सच्ची नीयत के साथ हिंदुस्तान को एक नई उड़ान दी है। कई दमदार फैसलों से उन्होंने ये साबित किया है कि आज एक नया हिंदुस्तान आकार ले रहा है। दमदार हिंदुस्तान, ऐसा भारत जो उस भाषा में जवाब देता है जिस भाषा में सवाल होते हैं। आतंक के आका के उड़ गए होश। भारत के शूरवीरों ने जब किया जय घोष। हिंदुस्तान की ताकत का कराया एहसास। घर में घुसकर दुश्मनों का किया सर्वनाश। 28 सितंबर 2016 की आधी रात। आधी दुनिया नींद के आगोश में थी, लेकिन वो जाग रहे थे क्योंकि उनके दिल में बदले की ज्वाला धधक रही थी। साथियों की शहादत आंखों में पल पल नमूदार थी। उन गुनहगारों को जहन्नुम पहुंचाना था जिन्होंने उनके साथियों को उनसे अलग किया था। उसी का बदला लेने 4 MI हेलीकॉप्टर्स के जरिए 150 कमांडोज लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पहुंच चुके थे। किसी को कानो कान खबर होती उससे पहले ही 3 किलोमीटर अंदर घुसकर भारतीय शूरवीरों ने नए हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराया और देखते ही देखते दुश्मनों का कर दिया सर्वनाश। पल भर में 38 आतंकियों और 2 पाक सैनिकों को उनके अंजाम तक पहुंचा डाला। रात 12 बजे शुरू हुआ ये ऑपरेशन सुबह 4:30 बजे तक चला। शूरवीरों ने अपने साथियों की शहादत का हिसाब कर डाला। इसके साथ ही दुनिया समझ गई कि अब नया हिंदुस्तान आकार ले रहा है। दमदार भारत जो जिस भाषा में सवाल करेगा उसको उसी भाषा में जवाब देने वाला भारत। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए हर समय तैयार है। लेकिन मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज़्यादा लगी हुई है। वे किसी भी हालत में इस परिस्थिति में देश के जवानों के मॉरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप
पूरा डिजाइन करके लाइए मेरे पास, क्या है क्या रिक्वायरमेंट है। और मैंने कहा आप जितना भी कर सकते हैं करिए, आप सोचने में कमी मत करना, फिर बैठ के तय करेंगे कितना कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। मैंने उनको खुली छूट दी, उन्होंने पूरा प्लान किया, वो लेके आए मेरे पास। 2 बार हमको डेट बदलनी पड़ी इस ऑपरेशन की, क्योंकि मैं फुल सिक्योरिटी चाहता था। आखिरकार ऑपरेशन तय हुआ। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा रिस्क था। पीएम मोदी ने खुद इस खतरनाक ऑपरेशन पर रात भर नजर रखी और पल पल की जानकारी हासिल करते रहे। उन्हें किसी सियासी वार की चिंता नहीं थी, उन्हें फिक्र थी अपने जवानों की। इस ऑपरेशन के लिए कमांडोज के चुनाव में सतर्कता बरतने के साथ ही उनकी स्पेशल ट्रेनिंग समेत जरूरी हथियारों का खास इंतजाम किया गया था। और रिस्क, मुझे राजनीतिक फायदे और नुकसान वाला रिस्क मैं कभी सोचता नहीं हूं। मेरे जवान, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंदगी लगाने के लिए निकल पड़े। तो उसके लिए जो कुछ भी साधनों की ज़रूरत थी, उसको भी कुछ साधन भी जुटाए गए ताकि कोई तकलीफ ना हो। दूसरा ये तय किया कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग बड़े स्पेशल तरीके से की गई, और वो भी सीक्रेसी मेंटेन करने, तो स्पेशल ट्रेनिंग की गई। उसमें भूभाग, वहाँ की अड़चनें, उसको भी देखा गया। क्या क्या रुकावटें आ सकती, इमेजिनेशन करना, उसकी भी चिंता की गई। और मैं इन चीज़ों को, मेरे लिए बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, तो मैं भी उसको ज़रा बड़े चाव से समय दे करके देखता था कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मुझे भी एक सीखने को मिल रहा था। नया भारत कितना दमदार है ये दिखा पुलवामा हमले के बाद। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी आतंकी अपनी हरकत से बाज नहीं आए और पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। इस हमले से देशवासियों के साथ साथ पीएम मोदी का खून खौल उठा। पीएम ने देशवासियों से वादा किया कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। पीएम ने सिर्फ बातें नहीं बनाई, देशवासियों के दिल में जो आग धधक रही थी उसका उन्हें भरपूर अंदाजा था। तभी तो 14 फरवरी 2019 को हुए हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 रात के 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। मिराज 2000 ने आतंकी ठिकानों पर करीब 1000 किलो बम गिराए, जिसमें तकरीबन 300 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान को भारत की इस कार्रवाई की भनक तक नहीं लग पाई थी। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक ला करके पता नहीं क्या क्या रख दिया। उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले गए। अभिनंदन को 2 दिन में पाक चंगुल से छुड़ाया। एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाक ने पलटवार करने की कोशिश की। उसके F-16 फाइटर्स ने सीमा पार करने की हिमाकत कर डाली, लेकिन भारतीय वायुवीर अभिनंदन ने MiG-21 फाइटर से F-16 को धराशायी कर डाला। दुर्भाग्य से उनका फाइटर प्लेन भी क्षतिग्रस्त हो गया। वे पाक की सीमा में पकड़े गए। पाकिस्तान ने तो पहले खूब हेकड़ी दिखाई, लेकिन पीएम मोदी के कड़े रुख ने पाक की हेकड़ी निकाल दी और 60 घंटों के बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को
भारत के हवाले कर दिया। इन 60 घंटों में पाकिस्तान डर के साए में जी रहा था। उसे इस बात का खौफ था कि कहीं भारत अभिनंदन के लिए उस पर हमला न कर दे। पाकिस्तानी सांसद एयाज सादिक ने खुद पाकिस्तान की संसद में ये दावा किया था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान ही क्यों, LAC पर ड्रैगन की हर चाल का पीएम मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जब भारतीय सैनिकों ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की हिमाकत का करारा जवाब दिया तो पीएम पहुंच गए लद्दाख की ऊंची चोटियों पर और भारत के रणबांकुरों का हौसला आसमान पर जा पहुंचा। ऊंची चोटियों से पीएम ने हुंकार भरी और चीन को साफ संदेश दिया, उलझने की भूल मत करना वरना अंजाम बुरा होगा। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। पीएम मोदी ने पड़ोसियों के साथ विवादों पर कड़े फैसले लेने का दम दिखाया ही दूसरे मसलों पर भी भारत की बुलंद आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाई। रूस यूक्रेन जंग हो या फिर ईरान से संबंधों का मामला, पीएम मोदी ने बिना किसी दबाव में आए भारतीय हितों में फैसले लिए। यही कारण है कि ग्लोबल सर्वे में सबको पछाड़ते हुए पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर्स की सूची में लगातार नंबर 1 पर काबिज हैं। वैसे तो जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन धारा 370 उसे पूरे देश से बेगाना बना रही थी। यह एक ऐसा कांटा था जिसकी चुभन नासूर बनती जा रही थी। सब मान चुके थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई तो सारी बाधाएं दूर हो गईं। 370 की चुभन भी दूर हो गई। महोदय, मैं इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करता हूं। भारतीय संसद में रचा गया इतिहास, जिसकी उम्मीद सब लोग छोड़ चुके थे। मान चुके थे कि धरती का जन्नत अपना होते हुए भी बेगाना ही रहेगा, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। इस अनुच्छेद के समाप्त होते ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद संसद में पारित सैकड़ों कानून जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों की तरह ही लागू हो गए और लद्दाख एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया। संसद से कानून पारित होने के 3 दिन बाद यानी 8 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और बताया कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के विकास को नई उड़ान मिलेगी। ये भाव आ जाता है कि कुछ बदलेगा ही नहीं, बस ऐसे ही चलेगा। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहनों की, हमारे बच्चों की जो हानि हो रही थी उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात यह है कि आप किसी से भी बात करें तो कोई ये भी नहीं बता पाता था
कि अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ। भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में कहा कि सालों से लोग कहते थे कि धारा 370 हटाने से क्या हो जाएगा। मोदी जी ने इसे चुटकी बजाते हुए कर दिया। शाह ने कहा और तो लोग कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार में खून की नदियां तो क्या, कंकड़ भी नहीं चले। आज मोदी सरकार के 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इन 8 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे बड़े फैसले किए जिसने देश की छवि ही बदल कर रख दी। जिन विवादित मुद्दों को पिछले सरकारों ने छूने तक की हिम्मत नहीं दिखाई, उन्हें मोदी सरकार ने एक झटके में जड़ से खत्म कर दिया। Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर अब विकास और शांति की राह पर निकल पड़ा है। आतंकवाद दम तोड़ रहा है। तो वहीं पीएम मोदी ने अपने फैसलों से जहां राष्ट्रवाद की अवधारणा मजबूत की, वहीं खुद को भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में भी स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। अध्यात्म और योग के संयोग से पीएम ने सनातन संस्कारों की पताका दुनिया भर में फहरा करके गौरवशाली भारत की पुरानी पहचान लौटाई है। अगस्त 2020 कश्मीर का कलंक खत्म करने के ठीक 1 साल बाद पीएम मोदी ने करोड़ों भारतवासियों का एक और सपना साकार किया, जब उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। कानून के रास्ते मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद ये हर भारतीय के लिए एक बड़ा अवसर था। राम मंदिर का भूमि पूजन करने के बाद पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जय सिया राम के नारे आज सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहे हैं। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। राम मंदिर के साथ साथ पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ के धाम का भी कायाकल्प कर ये संदेश दिया कि सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। करीब 800 करोड़ की लागत से पूरा हुआ पीएम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट ने बाबा और भक्त के मिलन के बीच की सारी बाधाओं को खत्म कर दिया। मंदिर धाम की भव्यता, दिव्यता और उसका नया स्वरूप देखते ही बनता है। लोग जहां पहले
सकरी गलियों से होकर बाबा विश्वनाथ के द्वार तक पहुंचते थे, उन गलियों की जगह रास्ता काफी चौड़ा हो गया है। पहले एक बार में 1 से 2,000 लोग ही दर्शन कर सकते थे। अब एक बार में 1 लाख से ज्यादा लोग बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद ले सकते हैं। इतना ही नहीं, गंगा नदी के 4 घाटों से सीधा मंदिर का रास्ता जोड़ दिया गया है। न सिर्फ बाबा विश्वनाथ बल्कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में बाबा सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट सोमनाथ मंदिर के रख रखाव से लेकर इसकी भव्यता निखारने के सरदार पटेल और केएम मुंशी के सपने को अमली जामा पहना रहा है। इतना ही नहीं, 2013 की भीषण आपदा से बर्बाद हुए केदारनाथ धाम की भव्यता को फिर से निखारा गया। फिर से बने केदारनाथ मंदिर परिसर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण उनके लिए एक व्यक्तिगत लक्ष्य तो था ही, लेकिन उन्हें 2013 और 2017 में उत्तराखंड की जनता को किया गया अपना वादा भी याद था। पीएम मोदी ने सनातन संस्कृति की बड़ी धरोहर योग को भी पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाई, जब उन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त महासभा में दुनिया भर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया। मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया और सिर्फ महज 3 महीने के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की घोषणा कर दी गई। अगले ही साल 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाया गया। इस साल करीब 35,000 से ज्यादा लोगों ने दिल्ली में एक साथ योगासन किया। खास बात रही कि इनमें 84 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इसके अलावा भी कई ऐसे कार्य हैं जिसने मोदी को देश की धार्मिक, आध्यात्मिक और पवित्र परंपरा को फिर से जगाने वाले पहले पीएम के रूप में स्थापित किया है।